हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 और 27 फरवरी के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 26 और 27 फरवरी के करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ क्वेश्चंस को नोट भी करते जाना है। और क्वेश्चंस के साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उनको भी आप नोट कर लेना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन दिया जाता है उसको भी आप ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, हाल ही में मूडीज ने 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7% से संशोधित कर कितना प्रतिशत किया है। ठीक है, यानी कि भारत के आर्थिक विकास का जो अनुमान लगाया था मूडीज ने, वो पहले कितना किया था, 7%, यानी कि 7%, जिसे अब संशोधित कर दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि वो अब कितना कर दिया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 8%, 7.5%, 9% या फिर 9.5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9.5% या फिर 9.5%। क्लियर है इतना? तो मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास का जो अनुमान है वो पहले कितना रखा था, 7% रखा था, जिसे अब संशोधित करके कितना कर दिया गया है, 9.5% कर दिया है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, मूडीज की बात आई थी, तो मूडीज क्या है, ये दुनिया की तीसरी बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। ठीक है, मूडीज क्या है, दुनिया की तीसरे नंबर की बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग कंपनी है और यह एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1909 में की गई थी, जो कि जॉन मूडी के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, जॉन मूडी ने 1909 में मूडीज की स्थापना की थी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डिश टीवी इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत को डिश टीवी इंडिया ने क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ देखिए इमेज में, ये है ऋषभ पंत, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर है। क्लियर है बच्चों? आइए इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए ऋषभ पंत अगले 2 सालों तक ब्रांड के संपूर्ण कैंपेन में नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि इनको डिश टीवी इंडिया ने 2 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमित शाह, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, गिरिराज सिंह का नाम आया है, तो ये कौन है, ये वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो है वर्तमान में, वो कौन है, गिरिराज सिंह। क्लियर है इतना? अब देखिए आगे दिया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल द्वारा शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए एक लोकपाल ऐप को विकसित किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो लोकपाल ऐप विकसित किया गया है वो किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जो लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, लोकपाल एक संस्था है जिसके मुखिया को लोकपाल अध्यक्ष कहा जाता है। और इस संस्था को जो बनाने का उद्देश्य है वो क्या है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, यदि उनके विरुद्ध कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच करना होता है। ठीक है, और इसकी जो नियुक्ति की गई थी
यानी कि जो भारत में पहले लोकपाल बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे? 2016 में। और भारत के जो पहले लोकपाल हैं बच्चों, उनका नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो भारत में पहले लोकपाल बनाए गए हैं यानी कि लोकपाल अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। क्लियर है इतना? तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। और ये आपको बता दो बच्चों कि जो लोकपाल है ये केंद्र सरकार के लिए काम करता है। इसी तरीके से राज्य सरकार के लिए लोकपाल की जगह पे, या कह सकते हैं कि जो लोकपाल शब्द है इसकी जगह पे क्या नाम यूज होता है यहाँ पे? लोकायुक्त। ठीक है, राज्यों में किसकी नियुक्ति की जाती है? लोकायुक्त की। और जो लोकपाल है ये केंद्र सरकार के लिए कार्य करता है। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनिरुद्ध सूरी, पीएम मोदी, शशि थरूर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिरुद्ध सूरी। यहाँ देखिए इमेज में, देखिए इनका नाम लिखा है अनिरुद्ध सूरी, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है इसका नाम क्या है? द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब देखिए अनिरुद्ध सूरी का नाम आया है, तो बच्चों ये कौन है? अनिरुद्ध सूरी एक प्रौद्योगिकी उद्यम और पूंजीपति उद्यमी है। क्लियर है इतना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संजीव सान्याल, राकेश शर्मा, अभिषेक सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राकेश शर्मा। यहाँ देखिए इमेज में ये है राकेश शर्मा, जिन्हें क्या किया गया है? आईडीबीआई बैंक ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों आईडीबीआई बैंक की बात आई है तो इसका मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आईडीबीआई बैंक का जो फुल फॉर्म है इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या इसी को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अब बात कर लेते हैं कि आईडीबीआई का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है, आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? हमें बताना है कि जो भारतीय नौसेना का एक बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम क्या है? मिलन 2022, जो कि भारत में आयोजित किया गया है। तो हमें बताना है कि भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण आयोजित किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए मिलन 2022 अभ्यास का जो विषय रखा गया है वो क्या है? कैमराडरी सामंजस्य सहयोग। ठीक है, इसका जो विषय रखा गया है वो क्या है? कैमराडरी सामंजस्य सहयोग। और मिलन जो अभ्यास है, नौसेना अभ्यास, बच्चों ये क्या है? ये एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये कैसा है? द्विवार्षिक, यानी कि 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला नौसैनिक अभ्यास है। और यहाँ पे देखिए बच्चों बात हो रही बहुपक्षी। बहुपक्षी का मतलब क्या है? कि इसमें कई सारे देश शामिल होते हैं। और इस साल जो मिलन 2022 में कुल मिला के कितने देशों ने भाग लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, लगभग 46 देशों ने इस अभ्यास में क्या किया है? भाग लिया है। तो ये आपको याद रखना है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे बात आई थी विशाखापट्टनम की। तो जो विशाखापट्टनम है ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसे हम सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं।
इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ डेस्टिनी, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे? भाग्य का शहर। क्लियर है इतना? विशाखापट्टनम को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ डेस्टिनी, यानी कि भाग्य का शहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत को किस देश से 3 और नए राफेल लड़ाकू विमान मिले हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस। फ्रांस से भारत को 3 और नए राफेल लड़ाकू विमान मिले हैं। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत में अब तक कुल 35 राफेल लड़ाकू विमान पहुंच चुके हैं, ठीक है। और जो समझौता हुआ था भारत का फ्रांस के साथ, वो कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान को खरीदने का समझौता हुआ था, जिसमें से कुल 35 राफेल लड़ाकू विमान आपके भारत आ चुके हैं। अब जो एक बचा है ये आपका मार्च अप्रैल के महीने में भारत पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार भारत को कुल फ्रांस से कितने लड़ाकू विमान प्राप्त हुए हैं? कुल 36 लड़ाकू विमान, राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए फ्रांस की बात आई थी, तो फ्रांस ये आपका एक यूरोप महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है? यूरो। और फ्रांस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है? इमैनुएल मैक्रोन, ठीक है। फ्रांस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है? इमैनुएल मैक्रोन। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया है? ठीक है, हमें बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया है, तो ये किस तारीख को मनाया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी या फिर 27 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 फरवरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? 27 फरवरी को मनाया गया है। और बच्चों आपको बता दूं कि इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है वो क्या है कि प्रोटीन के पोषण को, ठीक है, प्रोटीन के पोषण को लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यानी कि लोगों को प्रोटीन की महत्ता के बारे में, कि मानव शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है, तो इस चीज के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए यह दिवस पहली बार भारत में 27 फरवरी 2020 को मनाया गया था, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की जो शुरुआत है वो कब से की गई है? 2020 से। और पहली बार 27 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया था। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया, वे किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओडिशा, बिहार, असम या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा। हेमानंद जो बिस्वाल है, यहाँ देखिए इमेज में, ये है हेमानंद बिस्वाल, जो कि ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ये ओडिशा में 1989 यानी कि 1989 से लेकर 1990 तक और 1999 यानी कि 1999 से लेकर 2000 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हेमंत बिस्वाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी हेमानंद बिस्वाल। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ देखिए उड़ीसा की बात आई थी, तो जो बच्चों उड़ीसा राज्य है इसके वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? गणेशी लाल। और बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि जो उड़ीसा राज्य है इसकी वर्तमान राजधानी क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। क्लियर है इतना? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है?
आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, गुरदीप शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए इमेज में ये है मीराबाई चानू, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया है, और अभी हाल ही में जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। भारत की तरफ से इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि मीराबाई चानू ने जो सिंगापुर में भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा हुई थी उसमें 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए सिंगापुर जो कंट्री की बात आई है, तो सिंगापुर की राजधानी ये क्या है आपकी, सिंगापुर सिटी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं ये महिला राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है, हलीमा याकूब, ठीक है। सिंगापुर की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ये एक महिला राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है, हलीमा याकूब, और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है, ली सीन लूंग, ठीक है। यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है, ली सीन लूंग। और यदि आपसे पूछा जाए कि सिंगापुर आपका किस महाद्वीप में आता है, तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। क्लियर है, सिंगापुर आपका एशिया महाद्वीप में आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत रूस, भारत श्रीलंका, भारत जापान या फिर भारत इंडोनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत जापान। यानी कि पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास ये आपका किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। क्लियर है इतना, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है, यानी कि इस साल जो पूर्व धर्म गार्जियन आयोजित किया जा रहा है ये इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण है, जो कि 27 फरवरी से लेकर लगभग 10 मार्च 2022 तक बेलगाम कर्नाटक में, ठीक है। ये कहां पर आयोजित हो रहा है, बेलगाम कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है बेलगाम जहां पे पूर्व धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है इतना। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जापान देश की बात आई थी, तो जापान इसके बारे में देख लेते हैं। जापान आपका एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, टोक्यो, और यहाँ की जो मुद्रा है इसको क्या है, इसका नाम क्या है, येन, और जापान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, फुमियो किशिदा, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, फुमियो किशिदा। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 42वां, 43वां, 44वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 43वां। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो क्या रहा है, 43वां, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। यानी कि इस सूचकांक को जारी कौन करता है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो कि यूएस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक संस्था है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। और इस साल इस सूचकांक में जो पहला स्थान हासिल हुआ है वो किसे हुआ है, यूएसए यानी कि अमेरिका को ही, और दूसरा स्थान किसे मिला है, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इसे हम शॉर्ट में यूके भी कहते हैं। तीसरा जो स्थान मिला है वो है आपका जर्मनी को, और चौथा स्थान बच्चों किसे मिला है, स्वीडन, और 5वां स्थान पर जो देश रहा है उसका नाम क्या है, जर्मनी, ठीक है। तो इस
सूचकांक में जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनमें जो क्रमशः देश कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस। और भारत का जो स्थान है वो कितना रहा है, 43वां। ठीक है। और बच्चों आपको बता दूं कि ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक में 55 देशों के बीच में ये सूचकांक निकाला गया था, जिसमें भारत का स्थान क्या रहा है, 43वां। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम, ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिवसीय आयोजित किया गया था, देवायतनम। तो हमें बताना है कि इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, ओडिशा, गोवा और तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। क्लियर है। तो देवायतनम जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है 2 दिवसीय, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कर्नाटक में। यहाँ देखिए इमेज में, इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो भारत सरकार के तहत जो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसका नाम क्या है, देवायतनम। ठीक है। इसका स्थान विश्व विरासत स्थल हम्पी, कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक में एक स्थान है हम्पी, जिसे किसका दर्जा प्राप्त है, विश्व विरासत स्थल का। ठीक है। यानी कि यूनेस्को में ये शामिल है हम्पी। और यहाँ पर 25 से 26 फरवरी तक ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। क्लियर है इतना। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कर्नाटक के हम्पी में देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर इसका आयोजन किया है। यानी कि इसका जो आयोजन किया गया है वो किसके तहत किया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने, और जो कि किसके अंतर्गत आता है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसने कर्नाटक के हम्पी में इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था। और इसका जो विषय है वो क्या है, भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा। ठीक है। यानी कि जो भारतीय मंदिर हैं उनकी वास्तुकला पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई थी। क्लियर है बच्चों इतना। अब यहाँ पर देखिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलू पर विचार विमर्श करना है। ठीक है। यानी कि इस सम्मेलन को जो आयोजित किया गया था वो किस लिए किया गया था, कि जो भारतीय मंदिर हैं उनके दार्शनिक, धार्मिक, आर्थिक, तकनीकी आदि चीजों के पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। क्लियर है बच्चों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात आई थी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की। तो वर्तमान में जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जी किशन रेड्डी। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। क्लियर है इतना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, ठीक है, महाराष्ट्र में तो की जा रही है प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, लेकिन महाराष्ट्र में भी कहां पर, सिंधुदुर्ग नामक स्थान पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसकी स्थापना करने में जो लागत निश्चित की गई है वो लगभग कितनी है, 200 करोड़ रुपए। ठीक है। 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसकी स्थापना की घोषणा की है। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए नाम आया है केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। ठीक है। यानी कि बात हो रही है इस मंत्रालय की। तो इस मंत्रालय के ये मंत्री हैं, इनका नाम क्या है, तो ये जो वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, इनका नाम है बच्चों नारायण राणे। ठीक है। नारायण
राणे, और इसी मंत्रालय को हम शॉर्ट में एमएसएमई मिनिस्ट्री भी कहते हैं। या फिर नारायण राणे वर्तमान में कौन है, एमएसएमई मिनिस्टर है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जा रही है, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी ये क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं इनका नाम बच्चों क्या है, भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर है बच्चों इतना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन हमें दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजीव भट्ट, अजीत पाल, अभिषेक सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह को हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का प्रमुख बनाया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। और यहाँ देखिए इमेज में आप देख लीजिए, ये कौन है, अभिषेक सिंह, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिषेक सिंह ये कौन है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। वर्तमान में ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। क्लियर है इतना। अब बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है NEGP। NEGP यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट प्लान या फिर प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो देखिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन की बात आई है, इसी को हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, NEGP। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 18 मई 2006 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये बच्चों कहाँ पर है आपका, ये नई दिल्ली में स्थित है। और बच्चों देखिए ये जो योजना चलाई गई थी NEGP, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराना है, ठीक है। यानी कि जो भी सरकारी कामकाज है वो आपके किसके पहले आपका कैसे चलता था, कागज पत्थर से सारी चीजें होती थी, लेकिन अब हर चीज को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयोजित किया जाता है। तो NEGP का जो उद्देश्य है वो भी आपका इसी से संबंधित है, ठीक है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है बच्चों इतना। तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यदि अभी भी आपको कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। और नीचे आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर बता सकते हैं कि आपको आज की मेरी क्लास कैसी लगी। और अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है। आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप उन तक भी ये पहुंचा सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके साथ बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी, उनको भी आप शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूलना। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए लेक्चर में और भी नए नए क्वेश्चंस के साथ और भी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।